ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी बाइक का ज्ञान। तो आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर 9 फोर्स। तो पिछली वाली वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था और सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था और हमने मोमेंटम भी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन और हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिक फॉर्मूला क्या होता है? इसमें होती है 6 चीजें: फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड कंसंट्रेशन। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी मास इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो m इनमें कॉमन है तो हम m को बाहर ले आएंगे और v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma बिकॉज a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू, जो ये v माइनस यू है ना, हम इसको a लिख लेंगे। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। देन हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ k आ जाएगा। f इज इक्वल्स टू k ma। हियर k इज 1, यहाँ पे k 1 है तो f इज इक्वल्स टू ma। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन का होता है f इज इक्वल्स टू ma। मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन है मैथमेटिकल फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मास, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 kg, हैविंग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड फोर्स अप्लाइड, हमें अप्लाइड फोर्स फाइंड करना है। तो सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो है F इक्वल्स टू m इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा मास यहाँ 2 kg है और एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो फोर्स अप्लाइड है वो है 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज है, मास इक्वल्स टू 1 kg and acceleration equals to 1 kg. So the force equals to 1 kg into 1 meter per second square. So the force is 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हम फोर्स को न्यूटन भी कहते हैं, तो वी कैन राइट न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इस 1 को काट देंगे और जैसे हमने यहाँ F इक्वल्स टू 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, उसकी जगह हम फोर्स की जगह हम न्यूटन इक्वल्स टू 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, चेंजेस इस वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड में, वो भी 10 सेकेंड में। फाइंड फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाइड है। तो ये तो हमारी हो गई फाइनल और ये इनिशियल वेलोसिटी। तो F इक्वल्स टू ma है ना, तो हमें यहाँ फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सीलरेशन नहीं दे रखा है। तो हम एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे। मास हमारा है 5 और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 और v फाइनल वेलोसिटी 20 और टाइम है 10 सेकेंड्स। तो हमें इनकी यूनिट तो कुछ चेंज नहीं करनी क्योंकि ऐसा यूनिट में सारी चीजें गिवन है। F इक्वल्स टू 5 इंटू ब्रैकेट 20 माइनस 10 अपॉन 10, 20 माइनस 10 अपॉन 10 आया है। तो F इक्वल्स टू 5 इंटू 10 अपॉन 10, तो ये 10 से 10 कट जाएगा। तो F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। 5 न्यूटन क्यों आया है? क्यों अप्लाइड फोर्स आया है इसका 5 न्यूटन। क्यों आया है? यूनिट फॉर फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड और एन, जो फोर्स की यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड या एन हो सकती है, क्योंकि
ऐसा यूनिट जो फोर्स की है वो एन है, तो यहाँ हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं या सिर्फ न्यूटन भी लिख सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration. सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक मेथड देता है जिससे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पे कितना प्रोड्यूस हो रही है। कैसे? मास हम प्रोडक्ट कर सकते हैं मास और एक्सेलरेशन का, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास निकाल लेंगे और उसकी एक्सेलरेशन निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि कितनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड हो रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी mathematically state formed by the mathematical experience for second law of motion. So first law of motion can be mathematically state. हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली स्टेट कर सकते हैं। फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो F इक्वल्स टू एम ए होता है, तो हमने यहाँ ए को सिंपल वे में लिख रखा है और एफ टी आई तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ टी इक्वल्स टू एम ब्रैकेट वी माइनस यू। इफ अगर एफ इज इक्वल्स टू जीरो, अगर एफ जीरो के इक्वल होता है तो यहाँ ब्रैकेट में एम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब एम इज नॉट जीरो, एम इक्वल के जीरो कभी नहीं रहेगा, तो अगर f जीरो है तो m भी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू v माइनस यू। अगर हम v को इधर भेजेंगे तो v इक्वल्स टू यू जाएगा, मतलब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिक फॉर्मूला से। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम दो एग्जांपल देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Pushing or pulling an empty cart is easier than pushing or pulling a loaded cart. अगर हम emptied cart मतलब है किसी बैलगाड़ी को, खाली बैलगाड़ी को अगर हम पुश और पुल करते हैं तो वो हमें इजी रहती है पुश और पुल करने में। उसी जगह अगर हम एक लोडेड कार्ट, भरी हुई कार्ट को पुश और पुल करेंगे तो वो हमारे लिए हार्ड होगा, लेकिन लोडेड कार्ट से इजियर होगा खाली कार्ट के लिए, एम्प्टी कार्ट के। कैचिंग अ बॉल, अगर हम बॉल कैच करते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है हमारे ऊपर। तो ये दो एग्जांपल्स है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। नाउ अवर लास्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? तो स्टेटमेंट थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो वापस उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स बैक करेगा ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दीज टू फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ए बी पे फोर्स अप्लाई करेगा तो बी ही वापस ए पे उतना ही फोर्स अप्लाइड करेगा जितना ए ने बी पे कराया, मतलब ए ने बी पे 5 न्यूटन कराया तो बी भी उस पे 5 न्यूटन ही अप्लाइड करेगा। दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन सेम ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स है वो एक्ट करते डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, कभी भी नहीं करते एक्ट सेम ऑब्जेक्ट पे। दीज इज अ पेयर ऑफ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, ये एक फोर्स का पेयर है, सिर्फ एक फोर्स नहीं है। द टू अपोजिंग फोर्स आर नॉन एज एक्शन एंड रिएक्शन, जो दो अपोजिंग फोर्स होते हैं हम उन्हें एक्शन और रिएक्शन करते हैं। जैसे ए ने बी पे एक्शन करा तो बी ने वापस उस पर रिएक्शन करा उतने ही फोर्स का। इन सिंपल वर्ड्स एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साधारण शब्दों में हर एक्शन को एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन और हमेशा याद रखना, एक्शन और रिएक्शन वो हमेशा ही
डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब सेम ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं एक्ट करेंगे, वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेंगे जो डिफरेंट होंगे। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट दीज फोर्सेस may not produce एक्सेलरेशन। एक्शन और रिएक्शन वो हमेशा ही मैग्नीट्यूड में इक्वल रहते हैं, बट दीज फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, लेकिन उनके जो फोर्सेस रहते हैं वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के, बिकॉज ईच फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, वॉकिंग ऑन रोड। वॉकिंग ऑन रोड एक एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। बोट मूविंग बैक, बोट वापस बैक आती है क्योंकि वो एक्शन करती है वाटर पे और वाटर वापस उसको रिएक्शन करके बैक भेज देता है। तो ये भी हो गया एग्जांपल। रोविंग अ बोट, बोट रोव करते हैं मतलब बोट को चलाते हैं, तो हम एक्शन करते हैं वाटर में बोट को चलाने के लिए, तो वाटर वापस रिएक्शन करता है, वो जो हम उससे करते हैं उससे वापस रिएक्शन करके वो बोट को आगे भेजता है। रोलिंग अ गन, गन को रोलिंग करने में। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कंक्लूजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कंक्लूजन। दो मोमेंटम का जो सम होगा वो सेम होगा उस कंक्लूजन के जो बाद में किया गया होगा, बाद में सम क्या होगा उन मोमेंटम के कंक्लूजन का। प्रोवाइड दीज इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग हो रहा है। अब इसमें हमें बताया गया है बिफोर कंक्लूजन और आफ्टर कंक्लूजन। तो ए और बी है और इधर भी ए और बी है, इधर एम ए है स्मॉल और एम बी है बिग, और इधर यू ए स्मॉल और यू बी भी स्मॉल है। इधर एम ए स्मॉल है और एम बी दोनों स्मॉल है, और इधर वी ए और वी बी है। तो ये दोनों का जो सम होता है ना वो इक्वल होता है। तो एम ए यू ए प्लस एम बी एंड यू बी, इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा एम ए वी बी प्लस एम बी और वी बी, क्योंकि यहाँ ऊपर बताया गया है कि जो कंक्लूजन होते हैं दोनों के वो इक्वल होते हैं, बिफोर और आफ्टर दोनों इक्वल होते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कंक्लूजन, जो टोटल मोमेंटम रहता है ना दोनों ऑब्जेक्ट का वो सेम रहता है तो जब तक उनका ड्यूरिंग कंक्लूजन में रहता है वो। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं क्योंकि इसके साथ हमारे नोट्स खत्म हो गए हैं इस चैप्टर के, और हम अगली वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। मिड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज आप मैंने नोट्स आपको पढ़ाए हैं उनमें से बना लेना, या आप बुक पढ़ के आप और बना सकते हो, मुझे मेरे स्टूडेंट्स पे भरोसा है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।